नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ज्ञान रंजन जी की कहानी अमरूद का पेड़। घर के सामने अपने आप ही उगते और फिर बढ़ते हुए एक अमरूद के पेड़ को मैं काफी दिनों से देखता रहा हूँ। और केवल देखता ही नहीं, इस देखने में और भी चीजें शुमार हैं। 3-4 साल में बड़े हो जाने, फूलने और फल देने के बाद भी उसकी ऊंचाई गंधराज या हरसिंगार के पेड़ से ज्यादा नहीं बढ़ी। शुरू शुरू में तो परिवार के सभी लोगों ने उसके प्रति उदासीनता ही रखी, या कहूँ लापरवाही बरती तो गलत नहीं होगा। राम भरोसे पेड़ जब बड़ा हो गया और हमारे मकान का फ्रंट जब भरा भरा लगने लगा, तो सबसे पहले बाबू कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने एक दिन टोका कि पश्चिम की तरफ अगर मकान का मुखड़ा हो और सामने ही अमरूद का पेड़, तो राम 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 बड़ा अशुभ होता है। अम्मा के चेहरे पर थोड़ा सा भय अपने कुनबे के लिए आया, पर मुझे विश्वास था कि इन सब पिछड़े ख्यालों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा। माँ अजमेर में जेल जा चुकी है, लंबा जेल, सत्याग्रह के दिनों में। पिताजी खुद राजनीतिक सामाजिक उदारता वाले आदमी हैं। हमारी एक बुआ ने विवाह नहीं किया और पढ़ने लिखने में ही उन्होंने अपनी जिंदगी डुबो दी, और समाज उन्हें कोई चुनौती देने का साहस नहीं कर सका। एक को छोड़कर हम सभी भाइयों में खिलाड़ीपन है। चचेरे ने अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह किया, और मुझे तरस आ गया है कि कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी कैसी बेहुदा फुअड़ बात कहती है। खैर, यह तो ऊपरी बात हुई, लेकिन मैं अक्सर पाता कि अंदरूनी तौर पर भी हम सभी लोगों में कहीं पिछड़ेपन की भर्त्सना का भाव अंकुरा रहा है। वैसे अम्मा की प्रीतिकर सुंदर गोरी मुखाकृति पर अमरूद के प्रसंग में हमेशा भय की व्याप्ति हो आती थी। 57 की बरसात में अकस्मात एक दिन मिद्दू ने सबको दौड़ दौड़ कर बताया कि अमरूद में 3-4 सफेद फूल आ गए हैं। मिद्दू की उम्र बढ़ रही है, उसकी आकृति पर व्यय का ऊप चढ़ रहा है। अमरूद पड़ने से में कहीं उसे अपने विकास की सी संतुष्टि अनुभव हुई होगी। वह खुश थी। बरामदे की खिड़की पर तेज बारिश में हम लोग छोटे से पप्पू को खड़ा कर यह बताते हैं कि वो देखो पप्पू बेटे, अमरूद का फूल। अमरूद का फूल? मैं सोचता कि कहीं पानी के झोंकों से नरम फूल टूट ना जाए। बहुत बुरे फूल टूटे भी, लेकिन उनकी जगह नए फूल आते गए और फिर जल्दी से बीत जाने वाले सुगंध दिनों में छोटे छोटे अमरूदों में बदल गए। मुझे लगा कि हमारे घर के सामने का यह अमरूद हमारी जिंदगी का एक घरेलू हिस्सेदार होता जा रहा है। घोष बाबू के माली ने माँ को बताया कि पहली फसल के फल तोड़कर फेंक देने से दूसरी बारी में फल खूब और अच्छे आते हैं। अमरूद और नींबू के साथ बात खास लागू। माँ ने विजय से कहकर अमरूद की पहली फसल बड़ी दिलचस्पी से पूरी बाढ़ के पहले की तरह तुड़वाकर फेंकवा दी। यह बात आसानी से महसूस की जा सकती थी कि माँ में विराट मातृत्व है और वह भविष्य के लिए प्रतीक्षा कर सकती है, उसी तरह जैसे हर माँ अपनी संतान के लिए दीर्घ प्रतीक्षा किया करती है और फिर भी उसको अपना स्वप्न अधूरा लगता है। जो भी हो, मुझे प्रसन्नता हुई कि अपशुकनी विश्वासों की जहरीली छाया हमारे कोमल मीठे अमरूद तरु पर नहीं पड़ी। तोते का पिंजरा सुबह दरवाजा खुलने के साथ ही अमरूद की एक छोटी सी टहनी पर टांगा जाने लगा। वह दोपहर तक उस पर टंगा रहता। चुन्नू, मिद्दू और पप्पू ने फुर्ती नाजुक फुनगियों तक चढ़ने की महारी इस पेड़ से प्राप्त की। दशहरा, दिवाली, तीज त्योहार पर दीदी की जीभ जब सूरन खाने को ललचाती तो अमरूद की पत्तियों में सूरन पकाकर स्वादिष्ट बनाने वाली जरूरत की पूर्ति भी वही पेड़ ही करता था। कहते हैं कि अमरूद की पत्तियों में सूरन पकाने से सूरन गले में काटता नहीं। लगने लगा था कि अमरूद का पेड़ जो हमारी एक बड़ी सुविधा है, या हमारे अंदर आत्मीयता का निरंतर धनिक बनाने वाला कोष। दूसरे बरस जाड़े में पेड़ खूब लदा फदा। अमरूद गोल, छोटे मगर लच्छर चित्तियों वाली जात के थे। ढेपियां मुलायम होते ही लोग उन्हें तोड़ लेते और पूरे जाड़े जी भरकर घर के टमाटर और अमरूद का सलाद खाया गया। सुगे के लिए कई महीने खूब पके अमरूद उपलब्ध होते रहे और बाहर के मेहमान हमारे घर के अमरूदों में इलाहाबाद के अमरूदों की प्रसिद्धि का इत्मीनान कर लेते थे।
यह बात मुझे बहुत रोमांचित करती थी कि हमारे घर तथा निकटतम संबंधियों के यहाँ नई पीढ़ी काफी बड़े अनुपात में आधुनिक हो चली है। मुझे मन स्थितियों और वातावरण की इस तब्दीली का अध्ययन बड़ा सुखद लगा। हम में दृष्टिकोण की उदारता परिलक्षित होती और किसी भी घटना या आकस्मिकता या एक संकीर्ण परिस्थिति को हम लोग अनहोनी नहीं मानते थे। जीवन में सब सहज है, सब संभव। अमरूद की छाया में बेत की कुर्सियों पर बैठ चर्चाएं कर करके हम 3-4 भाई बहनों ने अपने उम्र के फर्क को दोस्ताना हरकतों से भर दिया। प्रायः बैठकर नए नए विषयों को कुरेद कर, कभी ताप और उग्रता के वशीभूत होकर भी बातचीत करना तेजी से हम लोगों के मनोरंजन और दैनिक निर्वाह का एक अंग होता जा रहा था। मैंने महसूस किया कि घर के बुजुर्गों के बारे में हम लोग अक्सर तुष्ट भी हो उठते हैं, लेकिन हमें इस बात की निश्चिंतता थी कि ऐसा होने में अवांछनीय कुछ भी नहीं है, अपितु यह अच्छी बात है। नई चीजें यूं ही बनती हैं जैसे अमरूद का पेड़, और हम लोगों के बीच अपशकुन के आरोपों को नष्ट करता हुआ धीरे धीरे बना और वह अब पूरे परिवार का एक खूबसूरत हिस्सा हो गया है। अमरूद फलता फूलता रहा और अब पप्पू ने एक निहायत छोटा सा झूला भी उस पर डाल दिया। इधर हम भाई लोग धीरे धीरे अलग अलग शहरों के भूगोल में जुदा तरीकों की नौकरी के लिए बंटने लगे। यह तो कोई असामान्य बात नहीं, सिवाय इसके कि घर से अलग होने में थोड़ा बहुत मानसिक कलेश सबको होता है। जिस दिन मैं नौकरी पर जा रहा था, माँ रो रही थी, इसलिए मैं शीघ्र अतिशीघ्र घर छोड़कर निकल जाने को तत्पर था। जमुना पुल पर डूबी हुई सांझ में नदी पर से भारी मन से गुजरते हुए सबसे ज्यादा माँ और अमरूद के पेड़ की याद आई। माँ की याद इसलिए क्योंकि वह दुर्बल है और हम लोगों को ना समझ पाकर क्रमशः जड़ होती जा रही है, और अमरूद की याद इसलिए कि उसके माध्यम से मैं अपने अंदर एक जागृति का भान करता रहा। अमरूद का पेड़ मुझमें प्रतीकों का निर्माण किया करता था और फिर एक नए संसार की कल्पना से मैं निमग्न हो जाता। इस ट्रेन यात्रा में और अनेक बार मैं इस नए संसार में डूबकर शक्ति और आत्मसंतुष्टि पाता रहा। अमरूद के पेड़ के प्रति समर्थन और राग मेरे मन में यूं भी एकत्र हुआ है क्योंकि बाद में कई लोगों के घर के सामने अमरूद होने को अशुभ बताया और पेड़ को तुरंत कटवा देने की सलाह दी। माँ पर छा जाने वाला स्वाभाविक भय हमें नागवार गुजरता, क्योंकि ऐसा लगता जैसे माँ हम लोगों के अंदर पैदा होने वाले नए और बलिष्ठ ख्यालों के प्रति असहयोग कर रही है। जब जब अशुभ के ठेकेदारों ने अमरूद की बाबत कुछ कहा, घर में सब बच्चे शुभ हो उठते। वस्तुतः यह गुण हमें बुजुर्गों से ही मिला था। इस निर्णय पर हम लोग तब पहुंचे जब एक समाज शास्त्रीय बोध हमें स्पर्श करने लगा। जीवन नए अनुभवों से गुजरने के मध्य व्यतीत होता रहा। मीदू ने राखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे और खत लिखा था। इस बरस जबकि अमरूद भरपूर आया है, कोई घर पर नहीं है, तथा नम कर देने वाली जज्बाती बातचीत के कई नाजुक टुकड़े भी जोड़े। पिताजी की चिट्ठियां हमेशा ही कुछ दूसरे प्रकार की रही हैं। उनमें एहसास की चादर ओढ़ने का प्रयत्न या दबाव रहता है। मैं देखता हूँ कि थोड़े समय में ही दुनिया में बहुत परिवर्तन हो गया और यह परिवर्तन तेजी से दूसरे परिवर्तन की भूमिका बनता जा रहा है। बड़े बड़े घातक शरीर दुख मामूली और अचिंतनीय हो गए हैं। पिताजी लिखते हैं कि माँ के बाएं फेफड़े में जो धब्बा था वह पुनः उभर आया है। यह सब किसी अशुभ ग्रह नक्षत्र का दुष्परिणाम है। शायद हम लोगों के बुरे दिन आ गए, लेकिन मैं जानता हूँ कि अब यक्षमा बहुत आसान है, और कहानियों में भी पात्रों का यक्षमा से ग्रसित होना लोगों को द्रवीभूत नहीं कर पाता। अच्छे संपादक ऐसी कहानियों से उब गए हैं और उन्हें लौटाना ही श्रेयकर समझते हैं। फिर मृत्यु भी आज इतनी असहनीय नहीं रह गई। दुख शरीर से मन पर सिमट आया है। पिताजी ने एक बार यह भी लिखा कि सबसे बड़े भाई चूल्हे चौका अलग करने के लिए तनाव पैदा कर रहे हैं। बड़ी चकचक है। बहू ताजी रोटियां तो खुद खा जाती है और बासी हम लोगों के लिए रख देती है। तुम क्या जानो, हम लोगों का जीना मुहाल हो गया। इधर तुम्हारी माँ अमरूद का पेड़ कटाने को कहती है, सब लोग उसे अशुभ बता रहे हैं। आदि आदि यह एक दुखद प्रसंग था। हालांकि मैंने अमरूद न काटने की अपनी बात पर ही जोर देने वाली एक चिट्ठी माँ को लिख दी थी। राखाल हमारे पेड़ के जो अमरूद लाया था वे बाजारू अमरूदों की सुंदरता से बहुत भिन्न होकर भी स्वादिष्ट थे। अमरूदों के और दोस्तों के बीच अच्छा समय गुजारते हुए मैं किंचित भावुक हो आया।
मुझे वे दिन याद आने लगे जब हम छोटे छोटे थे और सुबह दिन दोपहरी दूसरे बंगलों की चार दीवारियां कूदकर अमरूदों की चोरी किया करते थे और पकड़े जाने पर बुरी तरह गिड़गिड़ाया करते। आज हमारे घर में भी अमरूद का पेड़ है तो एक अजीब सा गौरव होता है। यह है कि जिसके घर में अमरूद नहीं होंगे वे बच्चे ईर्ष्यालु हो गए होंगे, हमारी चार दीवारी कूदते होंगे। अमरूद के इस पेड़ की वजह से राफ्ता राफ्ता पप्पू के बहुत से नन्हे मुन्ने दोस्त हो गए हैं, ऐसा अम्मा ने लिखा था। और भौजाई से उसे इस बात की बहुत डांट पड़ती है। और वह क्यों तबीयत का राजा हो गया, जिसे चाहे अमरूद लुटाया करता है। अपने इस अमरूद के पेड़ के संबंध में कभी कभार फैशन वाले ढंग से भी मैं सोचा करता। होटलों के लॉन में लगे बैठने वालों को सुगंध छा देते हुए रंगीन छातों की छाया मेरी आंखों में अक्सर उभरी है। हमारा अमरूद का पेड़ एक हरा छाता, एक डंगरा सा फलता फूलता पेड़, अनुपातहीन डाले नहीं बल्कि एक सवरापन। जब घर जाने को पहली छुट्टी मिली तो मन बेहद आतुर हो गया। सुख तन मन पर दहशत की तरह सवार था। फिर अंधेरे जमुना ब्रिज से गुजरती हुई गाड़ी ने उत्तेजित कर दिया और रात के सन्नाटे एक अभूतपूर्व रोमांच के साथ मैंने अपने प्यारे शहर को देखा। वह रात उजाले की प्रतीक्षा में उड़ी हुई नींद की एक सुगंध पर बेचैन रात थी। पता नहीं, एक अजीब भयानक सी विराटता के ख्याल मन पर छोटे छोटे टुकड़ों में बनते बिगड़ते रहे। जैसे नगर इलाहाबाद की आत्मा में बहुत क्रांति है, अपने आप लोग काम कर रहे हैं, बुद्धियां किसी नए रचनात्मक परिवेश के लिए सक्रिय हैं। स्थूल के नाम पर यह शहर परम शून्य है, लेकिन धंसने पर शायद मैं बहुत व्याकुल था। तड़के उठकर मुझे इस बात का बड़ा खेद हुआ कि शायद हमारे प्रति घर के बड़ों में कोई स्वागत भाव नहीं है। ऐसी स्थितियों में मुझे बारंबार अविंद्र बाबू का चित्र याद आ जाता, जिसमें एक बूढ़े पेड़ की आत्मा अपने को तोड़ देने के प्रयत्न में सुखी है, क्योंकि उसे यह जानकारी है कि उसके घेर में एक नवल तरु उगाया है। यह बात उतनी बुरी नहीं थी कि अमरूद के पेड़ को काटकर उसकी जगह एक और गुलदाउदी और दूसरी ओर केले की क्यारियां बना ली गई हैं, बल्कि चुनौती इस बात की थी कि हम लोगों में जब धीरे धीरे जिंदगी की बुलंदी विकसित हो रही थी, तभी माँ को रूढ़ी और अशुभ के मिथ्या भय ने पराजित कर दिया। शायद माँ की हम संतानें उन्हें अशुभ से लड़ सकने की अपनी सामर्थ्य का आश्वासन नहीं दे सकी। मैंने पाया वह भय जो माँ के चेहरे पर क्षणजीवी हुआ करता था, अब गहरा गया है। माँ का मन यह मान बैठा था कि बड़ी बहू की अलगाव भावना, सबसे छोटे का निठल्लापन और खुद उनकी बीमारी और लोगों का धंधे से बिखर जाना कुछ नहीं, बहुत दिनों तक दरवाजे पर उसी अमरूद के पेड़ के लगे रहने का दुष्परिणाम है, जिसे काफी पहले ही लोगों ने अशुभ बताया था। कुछ देर बाद मैंने साधारण तौर पर अमरूद की बाबत माँ से पूछा तो मीदू के गुस्से को सहारा मिला। उसकी कंडेल सी आंखों में एक छोटा सा तूफानी झोंका उठा, बैठ गया। उसका मुंह फूल गया था। मेरे लिए तसल्ली बस इतनी थी कि मुझे उसका शोभ अच्छा लगा, क्योंकि यह शोभ मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों में निहायत जरूरी है और क्योंकि यह जीवन का परिष्कार करता है, बशर्ते इस शोभ का संस्कार हो, उसे स्वयं पोसा तथा सहा भी जा सके। अम्मा ने मेरे प्रश्न का अपने ढंग से ठीक जवाब भी दिया। शायद उन्हें भी दुख था, बहुत दुख, इसलिए कि हम दुखी थे। मीदू गुस्सा थी, इसलिए नहीं कि उनसे कोई गलत काम हुआ है। सूरज पिछवाड़े के पीपल के ऊपर आ रहा था और जहां अमरूद की जड़ थी, वहां धूप का एक चकता तेजी से बड़ा होता दिखाई दे रहा था।